हेलो बच्चों, हम लोग इतिहास में संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा में शक्ति विभाजन। तो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति या अधिकार संबंधी विषयों पर गहन चर्चा हुई थी। क्या हुआ था बच्चों? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति या अधिकार के विभाजन को लेकर के संविधान सभा में गहन चर्चा हुई थी और इसमें से जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें से कुछ लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्षधर थे, तो कुछ लोग केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन के समर्थक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू केंद्र के पक्षधर थे, किंतु अंततः केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया और शक्ति विभाजन के लिए 3 सूचियां तैयार की गई, जिन्हें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। केंद्र यानी संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट, एंड राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, एंड समवर्ती सूची, कॉन्सरेंट लिस्ट। तो ये 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची के विषय केंद्र सरकार के अधिकार में थे। केंद्र सरकार को जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक है अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार, वह संघ सूची में रखा गया। केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य का शासन अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार भी दिया गया। तो आपातकाल में क्या होता है बच्चों? राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। जब किसी राज्य में संवैधानिक आधार पर राज्य सरकार शासन चलाने में असमर्थ होती है और राज्यपाल यह सिफारिश जब राष्ट्रपति से कर देता है, तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य सरकार को भंग करके केंद्र सरकार शासन अपने हाथ में ले लेती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में शासन करता है। तो यह विषय किस में रखा गया? संघ सूची में। इसके अतिरिक्त बहुत सारे विषय थे संघ सूची में। वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या 97 है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, वर्तमान में संघ सूची के विषयों की संख्या 97 है। अब है राज्य सूची। राज्य सूची जो शक्तियाँ राज्य सरकारों के अधीन हैं, उन्हें राज्य सूची का विषय कहा जाता है। यानी जिन चीज़ों पर राज्य सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार के कर्तव्य हैं, वो राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची में प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में 66 विषय हैं। समवर्ती सूची यानी कि जिस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, दोनों का नियंत्रण होता है, वह विषय समवर्ती सूची का विषय होता है। वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है। कितनी है बच्चों? 52। तो संविधान सभा द्वारा संविधान में राजकोषीय संघवाद
का भी प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटीज, कंपनी कर, कंपनी टैक्स जैसे कुछ करों से प्राप्त होने वाली आय केंद्र सरकार को दी गई है। कौन कौन सा बच्चों? कस्टम ड्यूटीज यानी सीमा शुल्क, कंपनी कर यानी कंपनी टैक्स कौन वसूल करता है? केंद्र सरकार वसूल करती है। जैसे कुछ करों से प्राप्त होने वाली आय केंद्र सरकार को दी गई है। आयकर और आबकारी शुल्क, ये आयकर और आबकारी शुल्क, इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज जैसे करों की प्राप्ति का अधिकार किसको है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। यानी कि आयकर और आबकारी विभाग जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अन्य साधनों से होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क का अधिकार राज्यों के नियंत्रण में दिया गया है और साथ ही राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ कर लेने का अधिकार दिया गया है। के संधानन भी राज्य संबंधी दलीलें इनकी सुनिए। किसके? के संधानम की राज्य संबंधी दलीलें, ये राज्य को शक्ति देने के पक्ष में थे, राज्यों को शक्तियाँ प्रदान करने के पक्ष में थे। कौन था बच्चों? के संधानम। तो इनका विचार सुन लीजिए, इनकी दलील क्या थी? के संधानम राज्यों के अधिकारों के सबसे प्रबल समर्थक थे। यानी कि जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनमें सबसे अधिक राज्यों को अधिकार दिए जाने के समर्थक कौन थे? के संधानम। उन्होंने केंद्र के साथ राज्यों को भी मजबूत बनाने के लिए शक्तियों के पुनर्वितरण पर बल दिया। किसने बच्चों? के संधानम। केंद्र प्रभावी ढंग से कार्य करे, इसके लिए उसे एक सीमा तक ही दायित्व दिए गए और राज्यों को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त जांच पड़ताल के बाद ही शक्तियों का वितरण किया जाना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने कहा। और संविधान में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इकाइयों को विकास परियोजनाएं चलाने के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़े। तो ये तर्क किसका था बच्चों? के संधानम का था। और संविधान में शक्तियों का केंद्रीकरण करने से केंद्र कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। और इन्होंने उचित ही सुझाया, क्योंकि अगर शक्तियों का विभाजन नहीं होता तो केंद्र सरकार क्या होती? तानाशाह हो जाती। और राज्यों पर अगर अंकुश नहीं रहता तो राज्य सरकारें भी तानाशाही शासन करने लगती। तो इसलिए हमारे संविधान में बहुत ही सोच समझ करके शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान सभा में शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता। तो क्या है अगला टॉपिक हमारा? संविधान सभा में शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता। तो संविधान सभा में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को लेकर गहरे मतभेद थे। किसको लेकर बच्चों? अधिकारों को लेकर के संविधान सभा में केंद्र और राज्यों के बीच क्या था? गहरा मतभेद था। शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों? संविधान सभा में शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता। संविधान सभा में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को लेकर क्या थे? गहरे मतभेद थे। जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि इसको लेकर के
गहरे मतभेद थे। शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता अनेक अवसरों पर अनुभव की गई। अंबेडकर भी एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते थे, जो वर्ष 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में बने केंद्र से भी शक्तिशाली हो। विभाजन के दौरान हिंसा की घटनाओं से भी मजबूत केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे भविष्य में इस तरह की हिंसा न हो, यानी कि देश में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजबूत केंद्र या शक्तिशाली केंद्र होना आवश्यक माना गया। और इस संदर्भ में गोपाल स्वामी आयंगर ने कहा कि केंद्र अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। तो अभी हमने बताया था कि शक्तिशाली केंद्र के पक्षधर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख रूप से। अब दूसरा नाम किसका आ रहा है बच्चों? गोपाल स्वामी आयंगर। केंद्र अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और संयुक्त प्रांत के सदस्य बालकृष्ण शर्मा कौन थे? बालकृष्ण शर्मा ने भी शक्तिशाली केंद्र पर बल दिया, जिससे वह देश हित की योजना बनाने, आर्थिक संसाधन जुटाने, उचित शासन व्यवस्था स्थापित करने और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने में सक्षम हो। यानी कि ये लोग यह चाहते थे कि एक शक्तिशाली केंद्र हो और ऐसा केंद्र हो, इतना मजबूत केंद्र हो कि भविष्य में देश में किसी भी प्रकार का विद्रोह न हो और देश हित की योजना बनाने में केंद्र सक्षम हो, आर्थिक संसाधन जुटाने में सक्षम हो और शासन व्यवस्था स्थापित करने में, उचित ढंग से चलाने में, देश की रक्षा करने में केंद्र सक्षम तभी होगा जबकि वह शक्तिशाली होगा। इसलिए ये नेता यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल स्वामी आयंगर, बालकृष्ण शर्मा आदि शक्तिशाली केंद्र की मांग कर रहे थे। राष्ट्र की भाषा और संविधान सभा में राष्ट्र के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी जो विभिन्न समुदायों के बीच आपसी बातचीत की आदर्श भाषा बन सके, यानी कि वार्तालाप की क्या बन सके? आदर्श भाषा, जो भाषा एक दूसरे को समझ में आ जाए, परस्पर लोग जिस भाषा को समझते हों उस भाषा की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। इसमें संविधान सभा में हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा थी, साझी भाषा थी, जो हिंदी और उर्दू के मेल से विकसित तथा अनेक संस्कृतियों के आपसी मेलजोल से समृद्ध हुई थी। कौन सी भाषा बच्चों? हिंदुस्तानी भाषा। और 30 दशक से यह भाषा भारत के बड़े भूभाग की भाषा बन चुकी थी। हिंदी और उर्दू के मेल से कौन सी भाषा बनी थी? हिंदुस्तानी, जो कि 30 सालों से भारत के अधिकांश भागों में बोली जा रही थी। 30 के दशक में यह भाषा भारत के एक बड़े भूभाग की भाषा बन चुकी थी। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा में वे सभी विशेषताएं देख रहे थे जो एक भाषा के रूप में देश को एक सूत्र में बांध सकती थी और जिसे लोग अपनी भाषा को आसानी से समझ सकते थे। 19वीं शताब्दी समाप्त होने तक हिंदुस्तानी का स्वरूप बदलता जा रहा था, जिससे हिंदी और उर्दू के बीच अंतर बढ़ता गया।
लेकिन कांग्रेस और गांधी जी की हिंदुस्तानी भाषा में गहरी आस्था बनी रही। हिंदी भाषा की आवश्यकता पर बल। संविधान सभा में संविधान निर्माण की भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की मांग की गई। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने क्या करने के लिए बच्चों? राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कुछ शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.बी. धुलेकर इनमें प्रमुख रूप से शामिल थे। धुलेकर के अनुसार जो लोग हिंदुस्तानी नहीं समझ सकते उन्हें संविधान निर्माण में भागीदारी नहीं करनी चाहिए। तो धुलेकर का क्या मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। और 12 सितंबर 1947 को संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। तो ये हिंदी जो है भारत की राजकीय भाषा है। और किसके अनुसार यह लागू किया गया? 12 सितंबर 1947 की भाषा समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया। और समिति की रिपोर्ट के प्रमुख अंश जो थे इस प्रकार थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्रमिक प्रयास करने चाहिए। पहले 15 सालों तक सरकारी कार्य अंग्रेजी में जारी रहेगा। मात्र 15 सालों तक अंग्रेजी को वैध माना गया था सरकारी कार्यों में संविधान सभा द्वारा। लेकिन हम आज भी पाते हैं कि अंग्रेजी की वरीयता पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रत्येक प्रांत में अपने कार्य किसी एक क्षेत्रीय भाषा में, तब संविधान सभा के सदस्यों ने हिंदी के पश्चात जो विशेष महत्व दिया वो किसी एक क्षेत्रीय भाषा को, मतलब किसी भी क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में काम कर सकते हैं। समिति ने हिंदी को राजभाषा के रूप में संबोधित किया था। तब हिंदी को राजभाषा संविधान सभा की भाषा समिति द्वारा संबोधित किया गया था। और संविधान सभा के विभिन्न सत्रों में हिंदी के महत्व को रेखांकित करने वाले सदस्यों में थे मद्रास के जी. दुर्गा बाई जो मद्रास की थी, मुंबई के शंकर राव देव तथा मद्रास निवासी टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार। ये तीनों सदस्य जो थे संविधान सभा के, वो हिंदी को विशेष महत्व देते थे। इन सदस्यों ने गांधी जी के आह्वान पर भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार प्रसार में भी सहयोग किया। इस कार्य के अंतर्गत दक्षिण में हिंदी के स्कूल खोले गए जिनमें हिंदी की कक्षाएं शुरू की जा सके। और संविधान के कुछ अभिलक्षण। भारतीय संविधान का निर्माण लंबी बहस और परिचर्चाओं डिस्कशन के बाद हुआ। इसके अनेक प्रावधानों का निर्माण दो परस्पर विरोधी विचारों पर सहमति बनने के पश्चात हुआ, परंतु एक केंद्रीय अभिलक्षण ऐसा था जिस पर सभी की सहमति पहले से ही थी। यह प्रावधान वयस्क मताधिकार था। क्या था बच्चों? तब संविधान सभा के सदस्यों में आपसी मतभेद होते हुए भी विभिन्न विषयों पर आपसी मतभेद थे, जैसा कि आप लोगों ने अभी केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों के विभाजन के विषय में पढ़ा और भाषा को लेकर के। किंतु एक विषय ऐसा था जिस पर सभी संविधान सभा के सभी सदस्य जो थे वो सहमत थे,
वह विषय क्या था बच्चों? वयस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता संविधान का दूसरी केंद्र बिंदु था, जिसके आदर्श रूप को संविधान की प्रस्तावना में अभिलक्षित किया गया था। यह मौलिक अधिकारों की कुशल स्थापना के लिए आवश्यक था। इसमें शामिल विशेष अधिकार इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 16 एवं 17 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक और सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक प्रावधान किया गया है। राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार का विश्वास दिलाते हुए उन्हें कल्याणकारी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी प्रदान किया गया। राज्य द्वारा स्वयं धार्मिक समुदायों से दूर रहकर स्कूलों व कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई। रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत धार्मिक भेदभाव को अवैध घोषित कर दिया गया और धार्मिक समुदायों में संबंधित समाज सुधारक कार्यक्रमों हेतु कानूनी अवधारणाओं का भी पालन किया गया। साथ ही भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच संबंध विच्छेद पूर्णतः लागू नहीं है। संविधान द्वारा दोनों के बीच विवेकपूर्ण दूरी बनाने की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्य कुछ बातों को लेकर जो थे आपस में बटे हुए थे, किंतु कुछ चीज़ें जो थी जो पूरे देश के लिए कल्याणकारी थी, हितकर थी, उसमें सभी सदस्य एक मत थे। और संविधान द्वारा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर हम प्रकाश डालते हुए भारतीय नागरिकों को संविधान सभा द्वारा दिए गए अधिकारों के विषय में आप लोगों को बता दें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। यह आपके चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है, किंतु अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें यहाँ 3 का जिक्र किया हुआ है। हमें 6 मूल अधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मूल संविधान द्वारा 7 अधिकार प्राप्त थे मौलिक अधिकार, किंतु एक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, वह था संपत्ति का अधिकार। तो इसके विषय में हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत प्रकाश डाल रहे हैं बच्चों। तो अब ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं या संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, सभी लोकतांत्रिक देशों की संवैधानिक और शासनिक व्यवस्थाएं एक सी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सभी जितनी भी लोकतांत्रिक देश हैं उनकी संवैधानिक और शासनिक व्यवस्थाएं एक समान हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी का मूल लक्ष्य यह है कि राज्य की संप्रभु शक्ति जनता में निहित हो, अर्थात जनता की संप्रभु तथा शासनिक व्यवस्था ऐसी ही हो कि शासन का कोई भी अंश निरंकुश और स्वेच्छाचारी न होने पाए। लोग
संप्रभुता और सीमित शासन लोकतंत्र की आत्मा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु के रूप में है। इनके अभाव में कोई भी व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती, चाहे उसका ऊपरी ढांचा लोकतांत्रिक हो या न हो। किसी देश में चुनाव होना मात्र लोकतंत्र नहीं है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को चीन का उदाहरण दिया था। चीन में चुनाव होता तो है, लेकिन केवल एक पार्टी सत्ता में लगातार बनी हुई है और उसी के अनुमति से ही कोई अदर पार्टी चुनाव लड़ती है। कोई अदर पार्टी का मेंबर चुनाव लड़ता है, अगर वह पार्टी अनुमति प्रदान नहीं करती है तो अदर पार्टी के मेंबर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या इसे लोकतांत्रिक कह सकते हैं? यह केवल क्या है? दिखावा है। लोकतंत्र का दिखावा या छलावा भी आप कह सकते हैं। तो बच्चों, इनके अभाव में क्या होता है कि ढांचा लोकतांत्रिक हो या न हो, केवल दिखाई पड़ता हो, किंतु चुनाव जो है वो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। किसी देश में चुनाव होना मात्र लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। वैसे तो क्या है, चुनाव होना लोकतंत्र का लक्षण है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था, क्या दिया है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र, यानी जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाने वाला शासन क्या है? लोकतंत्र। लेकिन जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, क्या वे निष्पक्ष चुन करके आ रहे हैं या किसी के दबाव में आ रहे हैं, ये भी देखना एक पहलू बनता है। किसी देश में चुनाव होना मात्र लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। लोक संप्रभुता और सीमित शासन का लक्ष्य सामने रखकर ही प्रत्येक देश ने अपनी संवैधानिक एवं शासनिक व्यवस्था के स्वरूप अर्थात अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाह्य स्वरूप का निर्धारण किया है। और लोकतांत्रिक देशों के संविधानों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि सभी की संवैधानिक व्यवस्थाएं एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं। इसका कारण क्या है कि प्रत्येक ने अपनी ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आदि परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपने संविधान का निर्माण किया है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जिस देश में जैसी परिस्थितियाँ थी, सामाजिक ढांचा जैसा था, आर्थिक व्यवस्था जैसी थी, जितने संसाधन थे, उसी आधार पर सभी देश ने अपने संविधान का निर्माण किया। इसलिए विश्व के सभी संविधान एक जैसे नहीं हैं। अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत ने भी अपने देश के संसाधनों के अनुसार, सामाजिक संगठन के अनुसार अपना संविधान निर्माण किया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है विधिक महत्व रहित प्रस्तावना, यानी कानूनी महत्व रहित प्रस्तावना। यह भारत के संविधान की पहली विशेषता है। तो इसमें क्या है बच्चों कि विश्व के अन्य लिखित संविधानों की तरह ही भारतीय संविधान का प्रारंभ भी एक उल्लेखनीय प्रस्तावना से होता, जिसमें उसकी आत्मा तथा उसके उद्देश्यों एवं आदर्शों का उल्लेख है। संविधान के सभी अनुच्छेदों की यह आधारशिला है तथा सभी इसमें अंतर्निहित उद्देश्यों एवं आदर्शों की पूर्ति करते हैं। मूल प्रस्तावना में तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को केवल प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के उद्देश्य का ही उल्लेख है, परंतु 42वें संविधान
संशोधन में इसे व्यापक बनाते हुए इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ दिए गए, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुके हैं। इस प्रकार इस प्रस्तावना के अनुसार भारत रूपी राज्य का स्वरूप प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। प्रस्तावना में उल्लिखित अन्य उद्देश्य भी इसके पूरक के रूप में ही है। इसकी विवेचना से ही यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना करना भारतीय संविधान का लक्ष्य है। इस महत्वपूर्ण प्रस्तावना की विडंबना यह है कि इसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण इसका कोई विधिक महत्व नहीं है। अर्थात प्रस्तावना क्या है? कानूनी महत्व नहीं है। प्रस्तावना का कोई कानूनी महत्व नहीं है। दूसरा, जो संविधान की दूसरी विशेषता है वह है लिखित, निर्मित तथा अत्यंत व्यापक संविधान। क्या है बच्चों? लिखित, निर्मित तथा अत्यंत व्यापक संविधान। संविधान की अन्य विशेषताओं पर, इस विशेषता के साथ ही संविधान की अन्य विशेषताओं पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।